हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने टाइमर्स के बारे में पढ़ा था और रिलेस के बारे में जाना था। इस टॉपिक से, इस यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब ये यूनिट में से अगर 10 में से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से आ रहा है तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल पाएगा। तो काउंटर्स में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उन क्वेश्चंस के तरफ चलते हुए इस यूनिट को देखेंगे, मतलब इसको आज ख़त्म कर देंगे। तो क्या है इसको जानते हैं। पिछले में हमने ख़त्म किया था ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर पढ़ने के बाद। आज हम पढ़ेंगे रिटेंटिव टाइमर और नॉन रिटेंटिव टाइमर के बारे में। क्या कहा मैंने? रिटेंटिव टाइमर ये क्या होता है, इसको ऐसे समझिएगा। रिटेंटिव टाइमर को मान लीजिए अगर आप कोई पैकेजिंग मशीन लगा रखे हैं। पैकेजिंग मशीन मतलब मान लीजिए बोतल पैकिंग मशीन, पानी भरने की मशीन है, बिस्लेरी की बोतल पैक होती है। तो एक मशीन आपने स्टार्ट करी और जब तक आप इसको बंद कर रहे हैं, एक बार स्टार्ट करने के बाद जब भी आप इसको बंद कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से बंद करने के टोटल टाइम पीरियड या डाउन टाइम, मशीन डाउन टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? रिटेंटिव टाइम। मीन्स एक बार फिर समझ लेते हैं। मैंने कहा ये असेंबली लाइन है। असेंबली लाइन का मतलब ये होता है, हर जगह नाम आ रहा है ये। असेंबली लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है, असेंबली लाइन का मतलब ये होता है जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है। मान लीजिए बोतल एक ये रखी है, दूसरी बोतल ये रखी है, तीसरी बोतल ये रखी है। ये अपने आप आगे रोलर्स पे ये अपने आप आगे चलती चली जाए और इसके ऊपर जो भी मतलब ढक्कन लगाना हो, पानी भरना हो, इसके ऊपर मशीनिंग के पार्ट्स वो रखे हों और वो इस पर फिल करते जाएं, भरते जाएं, उसको आगे बढ़ाते जाएं। ये सब काम मतलब ऐसे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? असेंबली लाइन। तो वैसे ही रिटेंटिव टाइमर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए काउंटर बोतल 1 से लेकर के 10 बोतल लगी है, एक असेंबली लाइन में 10 बोतल लगी है, तो टोटल एक यूनिट का मतलब पूरा पूरा एक बैच उसका। मान लीजिए 10-10 बोतल्स का बैच बना रहे हैं, 10-10 बोतल की एक पेटी बना रहे हैं, तो पूरी एक पेटी पैक होने में जितना समय लग रहा है वो टाइमर, वो काउंट कौन करेगा? रिटेंटिव टाइमर करेगा। मीन्स इट इज अ डिवाइस दैट, जिसका काम क्या हो रहा है? काउंट करने का। दैट used to count or time of machine down टाइम ऑफ मशीन डाउन, या मशीन डाउन तक ही लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है? मशीन एक बार चालू होने के बाद से मशीन बंद होने तक का टोटल समय ये कौन नोट करेगा? रिटेंटिव टाइमर। और ये क्या काम करता है? इसी के थ्रू, मतलब मान लीजिए हमको पता है कि 10 मिनट में हमारी 10 बोतल पैक होती है, तो अगर मैंने 100 मिनट मशीन चलाई है तो कितनी बोतल पैक हो गई होगी? 10 टाइम्स, मतलब 1000 बोतल। वैसे ही हमने क्या कहा कि मान लीजिए ये इट इज़ अ डिवाइस दैट यूज टू काउंट और टाइम ऑफ मशीन डाउन, मतलब मशीन बंद होने का समय ये पूरा नोट करती है, या फिर और काउंट नंबर ऑफ पैकेजिंग प्रोडक्ट, जो पैकेजिंग प्रोडक्ट है उसको काउंट करने का भी ये काम करती है। सीधी सी बात है, लॉजिक हमने दे दी कि मान लीजिए 10 मिनट में 10 बोतल, 100 मिनट में 100 बोतल, 50 मिनट में 50 बोतल,
इस तरह से जो टाइमिंग हो रही होगी उसी को वो काउंट करके बता देगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ये मशीन मतलब ये काउंटर फॉल्ट के केस में भी काउंट कर सकती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसे रिटेंटिव फंक्शन एक बार आपका मैंने लिखवाया था टर्म्स में, दूसरा या तीसरे वीडियो में, उसमें क्या था रिटेंटिव फंक्शन। तो वो फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे ही पावर सप्लाई जाती है वो अपने आप लॉस्ट हो जाते हैं। वैसे ही इसके अंदर भी है, जैसे ही इसकी पावर लॉस होगा, लाइट बंद होगी, इसके फंक्शंस वहीं से रीसेट हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए मशीन चलते चलते लाइट चली गई, तो जिस जगह पे बोतल रुकी है वहीं से वो रुक जाएगा, आगे पीछे कुछ काम नहीं करेगा, ना नंबर आगे बढ़ाएगा ना पीछे बढ़ाएगा। तो वहीं से फंक्शंस इसके लॉस्ट हो जाते हैं। फिर से जैसे ही लाइट आए फिर से चालू करिए, फिर से भरिए, फिर से इंस्ट्रक्शन दीजिए, फिर काम करेगा ये। तो रिटेंटिव टाइमर ऐसे काम करता है। नेक्स्ट आता है नॉन रिटेंटिव टाइमर। नॉन रिटेंटिव टाइमर क्या है ये? नॉन रिटेंटिव टाइमर भी रिटेंटिव टाइमर के समान है। मतलब कि ये डिवाइस के पूरे डाउन टाइम को कैलकुलेट कर रहा है कि मशीन चालू होके कब बंद हो रही है। लेकिन नॉन रिटेंटिव टाइमर वो टाइमर होते हैं जो एक प्रोडक्ट के इनिशियल से लेकर के फाइनल स्टेज तक पहुंचने के समय को नोट डाउन करता है। मींस क्या हो गया? मान लीजिए इट इज अ टाइम ऑफ ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का वो समय होता है आफ्टर वन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। जब एक ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका होता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए असेंबली लाइन, फिर से वही बात हो गई, 10 बोतल थी। अभी मैंने क्या कहा? मशीन डाउन टाइम, मतलब पहले से लेके 10 बोतल पूरा काउंट करने का समय कौन बताएगा? रिटेंटिव टाइमर। लेकिन एक बोतल में कितना समय लग रहा है? मतलब मान लीजिए बोतल यहां से पानी के नीचे आई, ये टैप के नीचे नल, समझिए ये नल लगा हुआ है, इसमें से पानी भर रहा है, तो इसके नीचे जब ये बोतल आ रही है तब से स्टार्ट होकर के जब तक दूसरी बोतल इसके पास नहीं पहुंचती, ओवरऑल टाइम पीरियड ये कौन बताएगा? एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, वन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद का ऑपरेशन, इट इज़ अ टाइम ऑफ ऑपरेशन, वो समय है ऑपरेशन का जब एक ऑपरेशन आपका पूरी तरह से परफॉर्म हो चुका होता है। तो वो कौन समय बताता है? रिटेंटिव टाइमर। रिटेंटिव टाइमर ऐसे समय को काउंट करता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं रोटी मेकर मशीन। रोटी मेकर मशीन आपने नाम सुना होगा। इसमें रोटी बनाने का काम होता है। जो घरों में आप रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं? आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद उसको बेलते हैं, बेलने के बाद तावे पे डालते हैं, उसके बाद गर्म करके गैस पे पलटते हैं, फिर आपको रॉ प्रोडक्ट, एकदम फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जा करके रोटी बन के। ऐसा होता है। वैसे ही रोटी मेकर मशीन, मतलब एक रोटी जब तक बन रही है तब तक आप दूसरी रोटी गैस पे नहीं डाल सकते। तो पूरा एक प्रोडक्ट के कितने प्रोसेस हैं, एक प्रोडक्ट में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उस प्रोडक्ट में फाइनल टाइम इंटरवल कौन देता है? नॉन रिटेंटिव टाइमर।
एक बार फिर से मैंने क्या कहा, रोटी मेकर मशीन का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। मीन्स आपने आटा गूथा, रोटी बनाई, रोटी बना करके उसको गैस से उतारा, इतने इंटरवल में, मतलब आटा गूथने से लेकर के टोटल प्रोसेस 3 से 4 प्रोसेस जो भी बीच में हो रहे हैं, सबका टोटल टाइम मिला करके एक प्रोडक्ट मिलने में जितना समय लग रहा है वो कौन काउंट करेगा? नॉन रिटेंटिव टाइमर। अब क्लियर हो तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट में आएंगे काउंटर्स पे। अभी तक हमने बात की थी टाइमर सर्किट में, और सबसे पहले मैंने बताया था रिले, टाइमर और काउंटर, यही 3 चीज़ सबसे ज़्यादा यूजेबल डिवाइसेस हैं पीएलसी के अंदर, तो इनके बारे में पूछा जाता है। बाकी और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में खास पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तब आएंगे काउंटर्स के ऊपर। नेक्स्ट आती है बारी काउंटर्स की। नाम से ही समझ गए होंगे ये क्या है। काउंटर्स का मतलब होता है गिनती गिनने वाला, ऐसा डिवाइस जो किसी भी प्रोडक्ट्स की काउंटिंग करे वो क्या कहलाता है? काउंटर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना सब जरूरी नहीं है लिखना, ये डेफिनेशंस वगैरह आपसे नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपको नोट करना हो तो लिख लीजिएगा। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, कैसी डिवाइस है? दैट used to count number of प्रोडक्ट। ये कैसी डिवाइस है जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं इसको काउंट करने का काम कर रही है। अगर ऐसा कर रही है तो काउंटर डिवाइस एक सबसे ज़्यादा, मतलब हर पीएलसी लाइन में, हर मशीन में, हर जगह पे काउंटर्स का इस्तेमाल आएगा ही आएगा। मतलब कि हम अपनी प्रोडक्शन को नहीं जानेंगे कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम माल कैसे बेचेंगे, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। इसलिए हर जगह, हर इंडस्ट्री में, हर जगह पे इस काउंटर डिवाइस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो लिख सकते हैं इट इज़ मोस्ट यूजेबल डिवाइस ऑफ पीएलसी। पीएलसी में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, अब काउंटिंग करने का तरीका क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए गिनती गिनिए तो आप कितने तरीके से गिनती गिन सकते हैं? सीधी सी बात है, एक बार उल्टी गिनेंगे, एक बार सीधी गिनेंगे। तो वैसे ही टाइप्स ऑफ काउंटर 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ काउंटर 3 प्रकार के कौन कौन से हो गए? पहला होता है अप काउंटर, दूसरा होता है डाउन काउंटर, लास्ट होता है अप डाउन काउंटर। क्या कह दिया मैंने? ये कैसे बढ़ गया? अभी तो हमने कहा कि एक बार उल्टी गिनती गिनेंगे, एक बार सीधी गिनती करेंगे, तो अभी तीसरा कैसे आ गया? समझते हैं। जब आप इनिशियल स्टेज से होकर के हायर स्टेज की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे काउंटर को क्या कहा जाता है? अप काउंटर। मीन्स सीधी गिनती गिनना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? अप काउंटिंग, आगे बढ़ते हुए गिनना। डाउन डाउन काउंटर, ये क्या है? उल्टी गिनती गिनना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उल्टी गिनती गिनना। अब मान लीजिए आप उल्टी गिनती गिने या सीधी गिनती गिने, अब गिनती गिनते गिनते अचानक से बीच में कहीं आप भूल गए। क्या कह दिया मैंने? भूल गए। तो मतलब क्या है? मान लीजिए आप 1 से 100 तक गिनती गिन रहे हैं और 69 और 79 में फंस गए। आप भूल गए कि 69 और 79 हिंदी गिनती में इंग्लिश वर्ड क्या होता है।
मतलब हिंदी में आप काउंट कर रहे हैं और इंग्लिश में भूल गए 69 और 79 क्या होता है, 69, 79, 89 ऐसे नंबर्स अक्सर आप भूल जाते हैं। तो उसके बाद 79 बोलते बोलते 90 बोल दिए, 80 बोल दिए, तो ऐसे में आप अक्सर भूल जाएंगे। तो वहाँ पे काउंटिंग का इधर उधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कम ज़्यादा। तो ऐसे काउंटिंग पर, ऐसी काउंटिंग को करने के लिए कौन से काउंटर का इस्तेमाल करते हैं, अप डाउन काउंटर। मीन्स एक हो गया सीधी गिनती, एक हो गया उल्टी गिनती, और सीधी गिनती गिनते समय या उल्टी गिनती समय गलतियों को डिटेक्ट करते हुए काउंट करने वाला काउंटर कौन सा होगा, अप डाउन काउंटर। अभी तीनों के बारे में देखेंगे। छोटा छोटा वर्ड है, आप लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है, मतलब पार्ट्स पूछे जा रहे हैं कि किस में कैसा इंस्ट्रक्शन काम करता है, किस तरह से काम कर रहा है, ये पूछा जाएगा। मेन देखते हैं। सबसे पहले अब काउंटर, ये सब मैंने लिखवाया भी है, दूसरे तीसरे लेक्चर में मैंने लिखवाया था निमोनिक्स और इंस्ट्रक्शंस, वहाँ पे ये वर्ड आए थे, काउंट अप काउंट डाउन। चलिए अब काउंटर क्या है, काउंटिंग इज इन इंक्रीजिंग मैनर। मतलब मैंने क्या कहा, काउंटिंग जो कर रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे काउंटर क्या कहलाएंगे, अप काउंटर। जस्ट अपोजिट डाउन काउंटर, काउंटिंग इज इन डिक्रीजिंग मैनर। क्या कहा मैंने, काउंटिंग इसमें बढ़ते हुए क्रम में है, काउंटिंग इसमें घटते हुए क्रम में है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10, इस तरह से। काउंटिंग इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जस्ट अपोजिट 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन 1। पूछा जाता है कि इसके अंदर हायर स्टेज या इनिशियल स्टेज क्या होती है। डाउन काउंटर की इनिशियल स्टेज क्या होती है, अप काउंटर की इनिशियल स्टेज क्या होती है। इनिशियल का मतलब समझिएगा, एकदम मिनिमम से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ें तो इनिशियल होगा कि नहीं, इनिशियल कौन सा होगा, जो सबसे छोटा क्रम हो। छोटा कौन सा है, 0। इसमें कितना है, जो सबसे बड़ा क्रम होगा। मान लीजिए 10 बिट के लिए बात कर रहा है, कितने के लिए, 10 बिट काउंटर। 10 बिट में कितना बनेगा, 2 की पावर 10। हमेशा काउंट कैसे करते हैं, 2 की पावर n इज इक्वल टू m, इस तरह से। तो 10 बिट है तो कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, 2 की पावर n-1 मीन्स 2 की पावर 1000, 2 की पावर 10 कर दीजिए, कितना जाएगा, 1024 लगभग आएगा। हायर स्टेज इस तरह से काम करेगा। फिलहाल अभी इसको हम बताते हैं, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले इसको समझते हैं कैसे। जो भी हायर मैनर होगा, डिक्रीजिंग मैनर के अंदर जो सबसे हायर इनपुट होगा वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम इस पे आते हैं मेमोरी के साथ साथ, इसको भी आप रहने दीजिए नोट करने का, बस इसको नोट करिए। 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से करके आएगा। और इसकी फाइनल स्टेज क्या होगी, इसकी इनिशियल स्टेज 0, इसकी फाइनल स्टेज 0। अप डाउन काउंटर, इसमें ऐसे लिखिएगा, इसमें डिक्रीजिंग मैनर में है, इंक्रीजिंग मैनर है। इसमें डिटेक्ट करेगा, इट डिटेक्ट्स द faults in counting
ऑफ नंबर्स एंड काउंटिंग बाई सेम मैनर। मतलब क्या हो गया, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इट डिटेक्ट्स द फॉल्ट, सबसे पहला काम क्या कर रहा है, फॉल्ट को ढूंढ रहा है। नेक्स्ट काम क्या कर रहा है, जहां पे काउंटिंग नंबर्स, जो नंबर जैसे भी काउंट हो रहा है उसके अंदर जो भी फॉल्ट आ रही है, पहला काम क्या कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद और काउंट कर रहा है बाई सेम मैनर, मतलब अगर सीधी गिनती गिन रही थी तो वापस वो सीधा गिनेगा, उल्टी गिनती गिनी जा रही थी तो वापस उल्टा गिनेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा डिफिनेशन के थ्रू, हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 बोतल बना रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए पहले ये अप काउंटिंग पे लगा हुआ है, कौन सा काउंटर है, अप डाउन काउंटर है, और ये अप काउंटिंग कर रहा है। कैसे, अप काउंटिंग, तो 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, ये 3 बोतल इसने काउंट कर ली। ये तीनों बोतल अच्छे से पैक हो चुकी थी, पैक होने के बाद फाइनल में जा रही थी, इसने तीनों को काउंट कर लिया। चौथे तक पहुंचा और देखा इसने कि ये बोतल लीकेज है, बोतल लीकेज है। क्या है, लीकेज। तो इसके बाद इस पे किस पे आएगा, इस जगह पे आ जाएगा। काउंट क्या करना चाहिए, 4। अब काउंटर के कारण ये क्या काउंट करेगा, 4, लेकिन लीकेज प्रोडक्ट होने के कारण साथ में ये क्या जोड़ देगा, -1। मतलब एक बार डाउन हो गया तो वापस यहां पे इस जगह पे इनपुट क्या मिल जाएगा, 3। अब यहां 4 इनपुट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 3। अप के बाद डाउन हो गया, वैसे ही 3 के बाद अब यहां पे आएगा तो क्या देगा, 3 के आगे देगा, ना कि 4 के आगे देगा। वापस क्या काउंट करेगा, 4 5। फिर से देखा इसने, ये बोतल फिर से लीक कर गई। अब ये नंबर की बोतल लीक कर गई तो यहां पे काउंट करके क्या आना चाहिए, 6। 5 के आगे 6, फिर से वो क्या कर देगा, -1 फिर से लगा देगा, यहां पे -1 कर दिए। वापस क्या मिल जाएगा, यहां पे आ गया 5। अब इसके नंबर में, मतलब इसके काउंटर में क्या फीड है, 5। काउंटर में 5 फीड है, और ये 5 जब नेक्स्ट बोतल पे जाएगा तो वापस क्या दिखाएगा, अब 6 दिखाएगा, ना कि 6 के आगे 7। इस तरह से काउंट करते हुए ये चलता है, 7 6 7 8 एंड सो ऑन। इस तरह से ये काउंट करते हुए चलेगा। अप डाउन काउंटर में सबसे पहले ये काउंटिंग नंबर्स में फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और उसके बाद सेम मैनर में काउंटिंग को आगे बढ़ा देता है। ये काम होता है अप डाउन काउंटर पर। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, ना ही अप है ना ही डाउन है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन है, अप डाउन काउंटर। तीनों काउंटर्स के बीच में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होगा, अप डाउन काउंटर। अब ये जो काउंटिंग करते हैं, ये जो काउंटिंग करते हैं, जो काउंटर्स होते हैं, ये मोस्टली किसकी बिट रेंज में होते हैं, 8 16 32 ऐसे बिट रेंज में काम करते हैं। किसमें, 8 16 32। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा है, 16 बिट काउंटर है। 16 बिट काउंटर है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला काउंटर कौन सा है, 16 बिट काउंटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे लैचेस के ऊपर।
लैचेस। लैच आपने वहाँ भी पढ़ा होगा फ्लिप फ्लॉप वगैरह के साथ, मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी एनालॉग डिजिटल के टर्म्स में ये आता है। लैच और फ्लिप फ्लॉप एक साथ पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी लैच वर्ड आता है। वैसे ही ये मेमोरी के साथ यहाँ पे भी आता है, लेकिन वहाँ का लैच और यहाँ की लैच में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे वो बिट स्टोरेज का काम कर रहा था, मेमोरी का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ का जो लैच है ये एक बटन या स्विच का काम करता है। क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ पुश पुल बटन। किसका टाइप है? एक पुश पुल बटन का टाइप है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिएगा, कई बार पीएलसी काम करते करते या मशीन काम करते करते ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि अचानक से पूरी मशीन को रोकना पड़ता है या अचानक से पूरी मशीन को चालू करना पड़ता है। मीन्स ऐसे समझ लीजिए कि कई सारे मजदूर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और मजदूर का हाथ कट जाए या किसी मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाए उस मशीन को लेकर के, तो क्या करेंगे? अचानक से एक ऐसा बटन दबाएंगे जिससे पूरी मशीन क्या हो जाए? बंद हो जाए। देखा होगा आपने, पिक्चर्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसी चीज़ें। एक बड़े से बोर्ड में एक गोल गोल बड़ा सा स्विच बना होता है रेड कलर में, रेड कलर में एक स्विच बना होता है। इसको फटाक से आपने दबाया और पूरी फैक्ट्री की जितनी भी मशीन्स हैं वो एक साथ काम करना बंद कर देती हैं। ये जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन को बंद करना हो वो पूरा सेक्शन उस बटन के थ्रू बंद किया जा सकता है। पिक्चर वगैरह में अक्सर देखा होगा आपने। तो ये जो बटन काम करता है ये पुश पुल बटन होता है, मतलब इसको बस ऐसे दबाइए और वो अपने आप झटका लेके अपने आप बंद कर देता है। एक बार आपने पुश करके दबाया और वो अपने आप दबता है, वापस उठ जाता है, अपने आप काम कर लेता है। तो ऐसा बटन टाइप होता है ये पुश पुल बटन टाइप। सिंपल से आपने इसको दबाया और दबाते ही वो बंद हो गई, वापस अपने आप अपने स्थान पे आ गई, वापस दबाया तो वापस ऑन हो गई। ऐसे काम करता है ये। तो ये लैचेस में सिंपल ऐसे ही देगा। ये वन लाइनर में ही पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से लिख देगा अब पुश पुल बटन टाइप। कई सारे ऑप्शन दे देगा, ये टाइप की स्विच, वो टाइप की स्विच, साथ में लैच भी ऑप्शन में रहेगा। लैच हम लोग समझ लेते हैं फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड, तो हम इसको नहीं लगाते, लेकिन पुश पुल बटन टाइप कौन सा होता है? लैच होता है। ये डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में चाहे डाल लीजिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ पुश पुल बटन टाइप। पुश पुल है तो फंक्शन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फंक्शन क्या समझना है, इसको ऐसे समझिएगा, एक बटन है, एक सर्किट में काम कर रहा है ये। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे, ये दबाएंगे, पहले ये इसके अंदर जाएगा और अंदर जा कर के सर्किट में, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ लगी होती है कॉइल के साथ, वो अंदर जा कर के इसके कॉन्टेक्ट यहाँ बने होते हैं। जैसे हमने रिले में बनाया था वैसे ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स बने होते हैं। वो कॉन्टेक्ट्स आके पीछे सर्किट्स में छू जाते हैं, इसके पीछे की सर्किट में जाके छू जाते हैं और पूरी सप्लाई को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जैसे ही शॉर्ट होता है बंद हो जाता है। फिर ये अपने आप अपने स्थान पे, मतलब जैसे आगे था तो ये अपने आप आगे आ जाता है, स्प्रिंग लगी होती है, आगे आ गया। वापस हमें स्टार्ट करना हो तो फिर से हम इसको शॉर्ट करते हैं, एक बार फिर से झटका देते हैं, फिर से दबाते हैं और ये वापस जाके इसको शॉर्ट करता है। जैसे ही शॉर्ट करता है तो पीछे की कॉइल, अब पहली बार में इसके पीछे जो कॉइल बनी होती है वो डीएनर्जाइज हो जाती है, अब उसको छोड़ देती है तो जो सर्किट बंद होता है वो ऑन हो जाता है, खुल जाता है। जैसे सेम आप रिले का भी मैंने बनाया था ना पहले लेक्चर में, रिले का एक डायग्राम बनाया था सबसे पहले, उस डायग्राम को देख लीजिएगा। सेम, बस ऊपर का जो प्लंजर था वो कॉइल की सहायता से एनर्जाइज और डी एनर्जाइज हो रहा था। अब हम इसमें प्लंजर को दबा करके ऊपर नीचे करेंगे और डी एनर्जाइज और एनर्जाइज करेंगे। ऐसे ही काम करता है।
तो क्लियर है, ये समझ रहे हैं हम। नेक्स्ट आता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में नेक्स्ट आता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? हर पीएलसी में, हर सीपीयू में, हर माइक्रो प्रोसेसर में एक मेमोरी कार्ड या मेमोरी की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपने इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकें, अपने डाटा को स्टोर कर सकें। हमने आपको मेमोरी के टर्म्स में 2 पार्ट बताए थे, पहला या दूसरे लेक्चर में रैम और रोम, 2 मेमोरी। एक में हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डाल रहे थे, सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस को जिसमें स्टोर कर रहे थे वो कौन सा था? रोम। जिसमें हम प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हम अपना नया एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग डाल रहे थे या एप्लीकेशंस के इंस्ट्रक्शंस डाल रहे थे, तो वो किस में हम परफॉर्म कर रहे थे? रैम में। मीन्स 2 टाइप की मेमोरी, एक रोम एक रैम। जिसमें पहले से इंस्ट्रक्शंस स्टोर हों वो रोम, जिसमें हम डालें इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग जिस पे हम करें वो किस में स्टोर होगी जा करके? रैम में। 2 टाइप की मेमोरी। तो इसकी जो मेमोरी होती है वो भी 3 फंक्शंस में कैसे फॉर्मेट में काम करती है? 8, 16, 32 इस बिट फॉर्मेट में काम करती है। जो भी मेमोरीज होंगी वो हमारी वो 8, 16, 32 ऐसे बिट फॉर्मेट में काम करेंगी। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाली बिट कौन सी होती है? 16 बिट। 16 बिट इज मोस्ट यूजेबल मेमोरी बिट। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यूजेबल मेमोरी बिट कौन सी है? 16 बिट। और 16 बिट को एक वर्ड कहा जाता है। पीएलसी के अंदर एक वर्ड मतलब 16 बिट। तो एक वर्ड के लिए मेमोरी रेंज कहाँ से कहाँ तक काम करती है? ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। -7682 प्लस में 32,767 तक काउंटिंग कर लीजिएगा इसको। 1 वर्ड की जो रेंज होती है, मतलब 16 बिट के लिए जो रेंज चलती है वो कहाँ से कहाँ तक काम करती है? माइनस में 32,768 से लेके प्लस में 32,767 तक, 67। तो इतनी रेंज के लिए ये काम करेगा। मीन्स ऐसे ही सेम एस काउंटर की अगर हम बात करें, काउंटर भी वहाँ पे काउंट कर रहा था, तो 16 बिट रेंज के लिए कहाँ तक मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या होगी? ये। मिनिमम लिमिट क्या होगी? ये। इस तरह से ये काम करता है, मैक्सिमम रेंज, मिनिमम रेंज। तो इतने से ही पूरा काम करेगा। आगे देखते हैं, ये एक वर्ड मतलब 16 बिट डिजिट के लिए काम कर रहा है। 16 बिट का मतलब क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए 1 1 1 1 1 सब बाइनरी नंबर्स में चलते हैं, तो इस तरह 16 बार लिख लीजिए। कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और बढ़ा लीजिए 14 15 16, 14 15 16, इतनी बड़े नंबर्स तक के लिए ये काम करता है। अब काम कैसे करता है इसको समझिएगा। जिसमें पहला नंबर
इसका ये पहला नंबर क्या शो करता है? पहला नंबर शो करता है आपकी बिट्स को। किसको? बिट्स को, सॉरी साइंड नंबर को। प्लस में काम कर रहा है कि माइनस में काम कर रहा है? अगर ये यहाँ पे 0 शो कर रहा है, 0 मीन्स होता है पॉजिटिव नंबर। अगर यहाँ 1 शो कर रहा है तो इसका मतलब होता है निगेटिव नंबर। अगर ऊपर 0 शो कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे 1 शो कर रहा है मीन्स निगेटिव नंबर। अब इन दोनों के डिफरेंस समझिएगा। एक हमने हटा दिया, 16 बिट्स में से एक बिट हमने घटा दिया, एक बिट साइन के लिए चली गई, तो बची हुई कितनी बिट है? 15। अब 2 की पावर 15 मतलब यहाँ पे कितनी मैक्सिमम बिट जा सकती है? 15 तक। तो 2 की पावर 15 कितना होगा? चेक कर लीजिएगा। 2 की पावर 15 बराबर होता है 2 की पावर 15 बराबर होता है 32,768 68। अब आपसे पूछा जाए, ये तो आपने 16 बिट के लिए निकाला था तो इतना आंसर आया था। अब आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ये 16 की जगह 32 बिट फॉर्मेट में हो, कितने पे? 32 बिट फॉर्मेट में हो, 8 बिट फॉर्मेट में हो। 8 के लिए आप बताइए, 32 छोड़ दीजिए, 8 बिट फॉर्मेट पे। इसके लिए अपना आंसर बताइए। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। n बराबर अगर यहाँ 16 है, कितना? n बराबर 16 है तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 2 की पावर n-1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं 2 की पावर n-1 मतलब 2 की पावर 15। तो यहाँ पे आपको मिल गई ये रेंज। मीन्स तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 8 बिट की हमें बात करनी है तो 8 माइनस 1 बराबर 2 की पावर 7 बराबर करके देखिए 2 4 सॉरी 2 की पावर 0 होता है ना, कितना बनेगा? 2 4 8 16 32 64 128 बनेगा। 2 की पावर 7 ऐसे काम करेगा। नेक्स्ट 2 की पावर, ये तो हायर लिमिट हो, सॉरी लोअर लिमिट हो गई माइनस के साथ, प्लस में इसको देखिएगा एक कम है 6 8 6 7। तो हम यहाँ के लिए इसको 2 यहाँ लगा दीजिए। इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर n-1 माइनस ऑफ 1 कर सकते हैं। सेम एज इसके लिए 8 बिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 128 यहाँ था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8-1 मतलब 7 माइनस ऑफ 1 मतलब इसका मान कितना आया था? 128। 128 में से एक और कम कर दिए तो यहाँ कितना मिलेगा? 127। तो अब 8 बिट डिजिट के लिए काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 128 से लेके 127 तक। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा जो मेमोरी बिट या मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वो किस फॉर्मेट में होता है? 8 16 32 इस तरह से फॉर्मेट में रखा जाता है। 16 बिट के लिए जो रेंज होती है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है। तो अगर ये आपको दे या ना दे, केवल 1 वर्ड लिख दे तो भी आपको समझना है 1 वर्ड बराबर कितना होता है? 16 बिट। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक काम करती है? -32,768 से लेकर के प्लस में 32,767 तक। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बाद इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचता है प्रोसेस स्कैन। प्रोसेस को स्कैन करना। हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में जब जनरल टर्म्स बता रहे थे दूसरा लेक्चर में शायद, तो वहाँ पे हमने बताया था प्रोसेस स्कैन। तो इसके बारे में प्रोसेस स्कैन की साइकिल को डिफाइन करते हुए क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है फाइल 999। ये पूछा हुआ टॉपिक है या इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पूछा जाता है ये काम क्या करती है, या इसके लिए लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे देगा और कहेगा
इसको एक्सप्लेन करने वाला कौन सा टर्म है, उस डिफिनेशन को एक्सप्लेन करने वाला कौन सा टर्म है। तो पहले तो समझिए फाइल 999 है क्या। ये मैक्सिमम लिमिट है, किसी भी नंबर की मैक्सिमम लिमिट हमेशा 9 से ही होती है। मीन्स अगर 10 1 डिजिट नंबर में बात करें तो 9, 2 डिजिट में बात करें तो 99, 3 डिजिट में बात करें तो 99, ऐसे काम करता है। वैसे ही सेम प्रोसीजर में अगर हम हायर अथॉरिटी हैं, हम किसी तरह की हायर अथॉरिटी हैं, तो हमारा काम क्या होगा, अपनी लोअर अथॉरिटीज़ को कमांड देने का, या हम उनको कौन सा काम सौंपें ये हमारी जिम्मेदारी होगी। ऐसे समझ लीजिए किसी भी कंपनी में एक बड़ा मैनेजर होता है जो अपने अंडर के छोटे छोटे कर्मचारियों या वर्कर्स को अलग अलग काम अपॉइंट करता है। वैसे ही फाइल 99 का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू असाइन, इसका काम क्या करना होता है, असाइन करना होता है। इट इज यूज्ड टू असाइन द फाइल्स इन मेमोरी, या बिट मेमोरी लिख लीजिए, बिट मेमोरी स्पेस एंड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म। मतलब थोड़ा सा समझिएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। क्या कह रहा है, इसका काम क्या होता है, ये बड़ी फाइल है तो मेन फाइल का काम क्या है, छोटी छोटी फाइल्स को हम किस तरह से रखें। आप कभी मेडिकल शॉप जाइए, दवा की दुकान पे, तो क्या अगर आप खुद से दुकान में घुस के दवा ढूंढना चाहें तो क्या आप ढूंढ लेंगे? नहीं। जब तक आपका जो वहाँ बैठा आदमी है नहीं बताएगा, आप खुद से नहीं देख पाएंगे कि आप कौन सी दवा ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं, उन्होंने इस तरह से सॉर्टिंग कर रखी है। मान लीजिए इस रैक के अंदर हमने ए भर रखा है, दूसरे में बी भर रखा है, तीसरे में सी भर रखा है। उसने इस तरह से सॉर्टिंग कर रखी है कि वो जानता है कि हमें किस नाम की दवा किस जगह से मिलेगी। मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मैंने क्या कहा, इट इज यूज्ड टू असाइन द फाइल्स इन बिट मेमोरी स्पेस, उसके मेमोरी स्पेस के अकॉर्डिंग एंड उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स के अकॉर्डिंग उसको असाइन करता है कि आप ये परफॉर्मेंस परफॉर्म करो, आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, आप ये परफॉर्म करो। लाइक आप सबकी डिमांड में आपने कहा सर पीएलसी सब्जेक्ट्स यूपीपीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पढ़ाइए, तो मुझे लगा कि इसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप लोग हायर अथॉरिटी हुए, मैं लोअर अथॉरिटी हुआ, मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस कमांड को माना और मैंने पीएलसी स्टार्ट कर दिया। फिर भी आप लोग देख नहीं रहे हैं। जोक्स अपार्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल 9999 क्या है, इट इज यूज्ड टू असाइन, उस फाइल को असाइन करने में उसके मेमोरी स्पेस के अकॉर्डिंग और उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स के अकॉर्डिंग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे, ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, फाइल 999। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस स्कैन के ऊपर। इसके ऊपर अलग से ही पूरा चैप्टर बना सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन पूरे टॉपिक को हम एक बिल्कुल छोटी सी साइकिल में बना देंगे। साइकिल का मतलब होता है एक फॉर्मेट जिस पे हमारा काम कर रहा हो। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, वैसे ही साइकिल 4। कुल 4 साइकिल में ये पूरी प्रोसेस स्कैनिंग पॉसिबल हो जाती है। मान लीजिए अब आप अगर कोई कंप्यूटर या कोई पीएलसी रन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, उसमें किसी तरह का कमांड देना।
कमांड देने के लिए आप क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे। इनपुट कहाँ से डालेंगे, किसी तरह की डिवाइस से। तो सबसे पहली साइकिल क्या हो गई, समझिएगा। फर्स्ट साइकिल क्या कहती है, इट डिटेक्ट्स द इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहला काम पीएलसी का क्या होता है, अपनी डिवाइस को डिटेक्ट करना। जैसे ही आपने पीएलसी कंप्यूटर ऑन किया तो कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले चेक करता है मेरे साथ माउस कनेक्ट है कि नहीं है, कीबोर्ड कनेक्ट है कि नहीं है, सीपीयू कनेक्ट है कि नहीं है। ऐसी चीज़ों को वो चेक करता है। अगर कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है, मान लीजिए आपने ऑन किया और सीपीयू कनेक्ट नहीं है, कीबोर्ड कनेक्ट नहीं है, तो उस पर एरर लिख के आने लगती है कि ये एरर है, या इसके साथ साथ ये डिवाइस आप कनेक्ट करिए, ऐसा मैसेज उसके ऊपर लिख के आने लगता है। वैसे ही ये काम करता है। सबसे पहला काम क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस को डिटेक्ट करना। अब इसने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। इट डिटेक्ट्स द इनपुट डिवाइसेस एंड इंसल्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको इंसर्ट करता है। इंस्ट्रक्शंस सबसे पहला प्रोसीजर पीएलसी के अंदर जो काम करता है वो क्या होता है, अपनी डिवाइसेस को डिटेक्ट करना। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको ले लेना, उसको मान लेना। अब उसको परफॉर्म करना है नहीं करना है वो अगली साइकिल में आएगा। अब हमने कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दिया, ये इंस्ट्रक्शन मेरे काम का है। मान लीजिए मैंने कहा ऐड करिए कोई चीज़, 2+2 को आप ऐड करिए, तो क्या 2+2 डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं, प्लस का ऑप्शन ही नहीं होगा वहाँ पे, वहाँ तो इंस्ट्रक्शन काम करेंगे ABCD। तो प्लस की जगह पे हम क्या देंगे, ADD। हमने बताया था ये चीज़ दूसरे लेक्चर में, ये मैंने बताई है। प्लस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ADD, ऐड। तो ऐड फंक्शन जब आप डालेंगे, अब वो डिटेक्ट करेगा मैंने सही डाला है कि गलत डाला है। सेम एज कंप्यूटर में आप मान लीजिए कुछ गलती से गलत फीड कर दिए तो वो बताने लगता है कि इनवैलिड कमांड। मोबाइल में ही आप कोई काम कर रहे हो, अचानक से कुछ गलती हो जाए तो बताने लगता है इनवैलिड कमांड या इनवैलिड ऑपरेशन, ऐसा नहीं कर सकते। सेम एज अभी ये इंस्ट्रक्शंस को डिटेक्ट करेगा। चेक द इंस्ट्रक्शन सेट्स को चेक करेगा। सबसे पहला काम तो उसका चेक करने का है। पहले तो हम चेक करेंगे सही है कि नहीं, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे। अगर सही है तो अब हम परफॉर्मेंस देंगे अपना। देन सेकेंड प्रोसीजर क्या है इसका, देन परफॉर्म द ऑपरेशन। उस ऑपरेशन को हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर क्या था प्रोसेस स्कैन के लिए, अपनी डिवाइसेस को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने के बाद इंस्ट्रक्शन मानना। हमने मान लिया इंस्ट्रक्शन, तो हम पूछेंगे कि इंस्ट्रक्शन सही है कि गलत है, फिर उसको हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम आ गए साइकिल 3 पे। परफॉर्मेंस करेंगे तो क्या हमारा आंसर हो गया, नहीं, परफॉर्मेंस के बाद हमें आंसर भी तो देना है, आउटपुट। तो इट गिव्स द, इसको ये लाइन यहाँ पे भी आ जाएगी, इट डिटेक्ट्स द आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस डिटेक्ट करेगा, उसके बाद आंसर देगा। इट गिव्स द आउटपुट्स को ये दे देगा। अब आउटपुट्स को दे देगा कि स्टोर कर लेगा, ये मेन डिपेंड करता है। दो अलग अलग बातें हैं। पीएलसी में आपने कहा 2+2 = 4, क्या 4 आपका आंसर है, हम जानते नहीं। अगर इसी में नेक्स्ट होता है जो भी इसका आंसर आए वो आंसर फिर से ऐड हो जाए,
वो आंसर फिर से ऐड हो जाए नेक्स्ट नंबर 3 के साथ। तो क्या अब ये आउटपुट है? नहीं है, आउटपुट इसके बाद वाला है। तो ये नंबर कहाँ जाएगा? मेमोरी में जाएगा। इट गिव्स द आउटपुट एंड स्टोर्ड इन रिलेटिव मेमोरीज। यहाँ मेमोरी लिखिए या ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कि ये आउटपुट को देगा भी, और अगर ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ देना नहीं है, तो उसकी जगह पे उसको रिलेटिव मेमोरी के साथ स्टोर करेगा, मेमोरी में उसको ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? अब हमारा आंसर मान लीजिए आ गया, यहीं पे मान लीजिए ये इसका आंसर था फाइनल, तो फाइनल आंसर यहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। इट गिव्स द आउटपुट, आउटपुट हो गया। जब आउटपुट निकल आया तो फिर क्या? जब निकल आया तो साइकिल ख़त्म। नेक्स्ट, अब इस चौथी साइकिल की क्या ज़रूरत पड़ गई? फिर पहले साइकिल से हम आए दूसरे साइकिल की तरफ, दूसरे से आए हम तीसरे की तरफ, अब तीसरे से हम जा रहे हैं चौथे की तरफ। चौथे में क्या करेंगे? अब बचा क्या है? फिर कुछ बचा? बिल्कुल बचा है। क्या? हमने आपको बताया था हर परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद लास्ट में लिखा होता है एंड। आउटपुट आपको मिल जाने के बाद भी उसके नीचे लिखा होता है एंड। आपने अगर ध्यान दिया हो, पहला या दूसरे लेक्चर में था ये, वहाँ पे पहले ये दूसरे लेक्चर में था कि जैसे ही आपका आउटपुट मिलता है उसके बाद भी एकदम लास्ट में इंस्ट्रक्शन सेट लिखा होता है एंड के नाम से। एंड का मतलब क्या है? यहाँ से PLC डिटेक्ट्स द, PLC क्या डिटेक्ट करेगी? अब आगे कोई कमांड और है या नहीं है? क्या डिटेक्ट करेगी? आगे और कोई कमांड है भी या नहीं। अगर है तो हम आगे उसको परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं है तो यहीं से हम PLC को स्टॉप कर देंगे। PLC डिटेक्ट्स द नेक्स्ट कमांड एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट कमांड या ऑपरेशन को ये क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी। उसके बाद एंड ऑपरेशंस एल्स, या तो बंद कर देगी, एल्स एंड द ऑपरेशन, या तो ऑपरेशन को खत्म कर देगी। अब मान लीजिए अगर खत्म हो गया तो साइकिल यही खत्म, लेकिन अगर खत्म नहीं हुआ तो कुछ कमांड अभी भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कमांड है तो नेक्स्ट कमांड मान लीजिए मैंने कहा इसके आगे 3 के साथ और जुड़ना हो, इसका जो आउटपुट आने वाला था, इसको ऐसे समझिएगा 2 + 2, इसका जो भी आंसर आए x, वो x अगले कमांड में जुड़ जाए 3 के साथ और मिले क्या? y नेक्स्ट कमांड में जाए और वापस 2 के साथ जुड़ के अगला नंबर हमको मिले। ये हमारा होगा फाइनल आउटपुट। तो यहाँ से हमने 2 + 2 तो परफॉर्मेंस दिया, x मिल गया, यहाँ तक आके x मिल चुका है। अब इसने कमांड देखा, चेक किया है कि नहीं है, मतलब आगे है तो x के साथ 3 पे आना है, तो वापस इस पे आ गए कि नहीं आ गए, वो नेक्स्ट कमांड को यहाँ भेज देगा। आगे कमांड चेक करेगा, वापस ऐड का कमांड उसको दिख रहा है, तो वापस उसको इनपुट फीड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वापस अपनी डिवाइसेस को चेक करेगा, इंस्ट्रक्शंस को चेक करेगा कि हमारी डिवाइस पूरी हो रही है कि नहीं। मतलब 3 हमें चाहिए है, यहाँ 3 है तो 3 पहले से पड़ा होगा ना इसके अंदर, तो 3 हम अलग से तो डाल नहीं रहे, 3 पहले से पड़ा होगा, तो वो 3 इसके साथ ऐड हो, यही चाहते हैं।
तो x के साथ वो ऐड हो तो वो इनपुट हमारे जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं वो या तो जो इसके पास से मिल रहा है वो उसके कमांड के साथ क्या हो, मर्ज हो जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 आया तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 के साथ 3 ऐड हुआ, कितना आ गया, 7 हो गया। 7 के साथ फिर यहाँ 7 आ गया, 7 के साथ ये कितना हो गया, 2। तो फाइनल आउटपुट आपको मिलना चाहिए 9। तो ये इस तरह से इसके पास कमांड में आया, जुड़ा, फिर आगे गया, चेक किया, फिर से काम किया, अगर पूरा हो गया, आंसर मिल गया तो फाइनल है, नहीं मिला तो वहीं से जब भी जाके साइकिल पूरी होगी ये बंद कर देगा। तो ये एक प्रोसेस स्कैन की साइकिल है। ओवरऑल कमांड इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये करीब एक अलग से ही चैप्टर है, समझ लीजिए प्रोसेस स्कैन। काफ़ी बड़ा है टॉपिक ये, लेकिन हमने पूरे उतने टॉपिक को केवल इतने में समराइज कर दिया है। इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा प्रोसेस स्कैन आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं बचा है। ये इस यूनिट की लास्ट टॉपिक है। मीन्स ओवरऑल हमने रिले, काउंटर, टाइमर, इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर इस यूनिट के अंदर हमने क्या क्या देख लिया, रिले और उसके टाइप्स के बारे में, टाइमर्स के बारे में, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, रिटेंटिव, नॉन रिटेंटिव। उसके बाद काउंटर्स में आए, अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, फाइल 999, ये सारी चीज़ों को हमने देखते हुए ये हमने पूरा कर लिया है। मैंने आपसे बार बार कहा है, एक 16 बिट नंबर को खास याद रखिएगा, हर जगह पूछा जाता है। और ये रेंज हमेशा याद रखिएगा, माइनस में 32,768 से लेकर के 32,000, प्लस में 32,767 तक, ये रेंज मेमोरी की हमेशा याद रखिएगा। ज़्यादातर आंसर में अगर आपको ना भी पता हो तो ये आंसर भी आप लगा के चले आएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, मतलब आंसर सही हो जाएगा। जहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन दिख जाए मेमोरी रेंज से रिलेटेड, ये रेंज बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछी हुई है। मेमोरी रेंज में, इंस्ट्रक्शन सेट में, जहाँ पे भी 16 बिट के साथ कंपैरिजन या पूछा जा रहा हो। चलिए नेक्स्ट हम अगला चैप्टर चालू करेंगे, नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। नेक्स्ट में चालू करें उससे पहले आज के लिए इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस यूनिट से, पूरी यूनिट से आपका काउंटर टॉपिक, मेमोरी टॉपिक, मतलब आज का जो लेक्चर है ये खास इम्पॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये आपका इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। मीन्स अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 2 क्वेश्चन इस यूनिट से बन सकते हैं, जिसमें से एक नंबर या एक क्वेश्चन केवल और केवल आज के वीडियो से बन जाएगा। और वो भी खास मैं बता दूं, ये 16 बिट रेंज और इससे बन जाएगा, फाइल 999 से बन जाएगा, प्रोसेस स्कैन से बन जाएगा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से बन जाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।